Welcome once again, children. As we have learned in our first chapter about the resources, the definition of the resources, as well as the classification of the resources, we have learned that how we can classify the resources on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, as well as on the basis of status of development. ये सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी, ओके. एंड देन we have learned about the examples, okay, as well as we have learned about their different types, as well as we have learned about the development of resources, the factors which are responsible for the depletion of the resources, as well as we have learned about the sustainable development, okay. So this much we have learned in our first video. Now as we have learned that sustainable development means development should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the need of the future generation. It means sustainable development, it means वो development जो कि हमारे प्रेजेंट को तो डेवलप करता ही है मिनरल्स के थ्रू या रिसोर्सेज के थ्रू, हम जिससे अपने प्रेजेंट को अपने वर्तमान में डेवलपमेंट कर रहे हैं या उन्नति कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसा डेवलपमेंट जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने रिसोर्सेज को बचा के रख सके, ऐसा डेवलपमेंट उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ चिल्ड्रन, we will learn about the Rio de Janeiro Earth Summit 1992. Okay, so this was the first summit which was held in Brazil, Rio de Janeiro. Okay, and in that 100 heads of the state they met together. Okay, it was the first international summit. ये सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय Earth Summit था. Okay, and it was addressed about the environmental protection and the social economical development at the global level. और इसमें environmental protection it means कि हम अपने वातावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ social economical development की थीम को डिस्कस किया गया. और साथ ही साथ इसमें हमारे जितने भी जो क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया और इसको एजेंडा 21 का नाम भी दिया गया. ओके, इसको एजेंडा 21 का नाम दिया गया क्यों? क्योंकि इसमें 21st सेंचुरी इट मीन्स 21वीं शताब्दी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थीम को इसमें अचीव करने का मेन एम था. 21वीं सदी को इसमें कैसे डेवलप करें, उन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया था. बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कॉल्ड एजेंडा 21. इसको एजेंडा 21 कहा जाता है. ओके, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ओके, इसे यूनिकेट के नाम से भी जाना जाता है. ओके, एंड सारे ग्लोबल लेवल पर जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन सब के लिए सब लोग मिलके, पूरे वर्ल्ड के सारे लोग मिलके, सारे हेड्स मिलके उन प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करें, दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस एजेंडा 21. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अनदर थिंग दैट इज अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग है क्या? ओके, सो वी कैन से इट इज अ स्ट्रेटजी which is widely accepted for the judicious uses of resources. It means resource planning क्या है? एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी है
एक ऐसी स्ट्रेटजी है, एक ऐसी तकनीक है जिससे हम जुडिशियस वे में, इट मीन्स कहाँ पे कितनी किस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से हम जज करके सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। इट मीन्स हम ये ध्यान में रख सकें जब भी डेवलपमेंट करें, जब भी हम रिसोर्सेज को निकालें, उस समय पे ये हम ध्यान दे सकें कि किन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है या किन की कम है, या कौन से, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे जितने भी हैं वो कैसे हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार वो फिनिश हो गए तो क्या होगा, उनको हम दोबारा कभी भी नहीं बना पाएंगे या बनने में उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ओके, सो उस हिसाब से हमको ये देखना पड़ेगा कि जुडिशियसली हमको उनका यूज़ करना पड़ेगा जितने भी मिनरल्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में सभी जगह पे, सारे स्टेट्स में रिसोर्सेस की एक्सेसिबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं वो इवन नहीं है। ओके, किसी स्टेट में कोई पर्टिकुलर रिसोर्स ज़्यादा है, किसी में कोई कम है, इस टाइप से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये कैसे स्टेट्स हैं, ये कोल में, इट मीन्स कोयला इनमें बहुत ज़्यादा, कोल डिपॉजिट्स में ये बहुत ज़्यादा रिच हैं, साथ ही साथ दूसरे मिनरल्स में भी ये बहुत ज़्यादा रिच हैं। ओके, एज वेल एज वी कैन सी दैट इन अरुणाचल प्रदेश इट इज़ वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज, इट इज़ वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज। So here we have seen all these things, that which states are rich in which particular resources. As well as students, we can see that in our India, we can see that in Rajasthan and in Gujarat, okay, वहाँ पे क्या है, these particular states which are not very rich in minerals but they are rich in solar energy as well as wind energy. ये minerals में उतने rich नहीं है, but इनमें आपको wind energy और solar energy बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा possibilities है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अगर हमने विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को फ्यूचर के लिए यूटिलाइज करना सीख लिया, उससे पावर जनरेट हमने अगर करना शुरू कर दिया, देन वी विल नेवर फेस द लैक ऑफ पावर। हमारे इंडिया में बहुत, मतलब कह सकते हैं हम रिच हो जाएंगे पावर रिसोर्सेज के जनरेशन में। ओके, सो लाइक दैट वी विल हैव टू थिंक, okay, that how we can use any particular mineral, okay, so that we will have to keep in our mind. हमको हमेशा अपने दिमाग में डेवलपमेंट जब भी कोई भी स्टेट करता है, कोई भी गवर्नमेंट करती है, तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस स्टेट में कौन से रिसोर्सेज कम है, ज़्यादा हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। सो दैट ऑल कम्स अंडर रिसोर्स प्लानिंग। ये सारा का सारा हमारा चीज़ें किस में आती हैं, आपकी रिसोर्स प्लानिंग में आती हैं। इवन दो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है, जिसको हम लद्दाख, ओके, लेह लद्दाख का जो पोर्शन है अपर JNK में आता है, ओके, तो उसमें भी कहने के लिए वो बर्फ से ढका रहता है या वहाँ पे तूफान आते रहते हैं, आंधियाँ चलती रहती हैं, बट देन ऑल्सो इट इज़ वेरी कोल्ड ऑल्सो। ओके, जब आप वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन आपको नहीं दिखेगा, बट देन ऑल्सो यू कैन सी दैट इट इज़ ऑल्सो हैविंग वेरी रिच पॉसिबिलिटीज ऑफ, वी कैन से द solar as well as wind energy. Okay, they are very rich in all these things. So from there also, like right now PM Narendra Modi, he has declared that in Ladakh he will make the world's largest solar panel. Okay, so he will gift that Ladakh region by all these such type of facilities so that they could be able to generate the electricity. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को या तो हम हाइड्रोलिक कह सकते हैं कि रिसोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं या फिर हमारे फॉसिल फ्यूल से। और लद्दाख का रीजन जैसा कि आप जानते हैं वो वाटर में भी, उसमें वाटर कम है उस जगह पे, साथ ही साथ वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, लेकिन वहाँ पे कह सकते हैं कि विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एज वेल एज सोलर एनर्जी की भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो उसी को क्या करेंगे हम, उसके डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे उसी से पावर हम जनरेट करेंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग। नाउ अनदर टॉपिक इज द रिसोर्स प्लानिंग इन India.
ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ओके विच दिस प्लानिंग कंटेन्स. रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, दैट वी विल डिस्कस. ओके, सो बेसिकली इन इंडिया वी आर फॉलोइंग 3 steps. The first one is identification and the inventory of resources. Okay, ये सबसे पहला आपका टॉपिक है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेंट करते हैं, उसको खोजते हैं कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है. दैट वी डू एज वेल एज देन व्हाट वी डू, इट इन्वॉल्व्स द सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑल्सो. और इन सब चीज़ों के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, इन्वेंशंस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको, सर्वे की. एक किसी भी कंट्री की हर जगह पर सर्वेइंग टीम होती है, जियोलॉजिस्ट की टीम होती है जो सर्वे करती है, मैपिंग करती है, साथ ही साथ पर्टिकुलर रिसोर्सेज का पता लगाती है. ओके, और रिसोर्सेज का पता लगाने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है उसको उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन भी करते हैं, साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी कितनी है ये भी वो लोग मेज़र करते हैं, या उसका एक अनुमान, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें कि हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज द इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. ओके, सबसे पहले उनको पहचानना, साथ ही साथ उनको ढूंढना, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस. एंड नाउ द सेकेंड वन प्रोसेस, it involves the planning structure. Okay, इसमें क्या करते हैं, basically we plan the structure that means what type of technology, what type of skills and the institutions we need to implement these type of resources for the development. Second step में हमारा क्या आ जाता है आपका कि हम कौन कौन सी हमको स्किल्स चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज चाहिए, कौन से किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस हमको चाहिए होंगे जिनसे हम इन रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट कर सके, इनका यूज़ कर सके डेवलपमेंट के लिए. सो फिर थर्ड हमारा स्टेप क्या आ जाता है इसमें, इट इज़ द मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. हमारे अभी हमने सबसे पहले इसमें कह सकते हैं कि इन्वेंट किया किसी भी चीज़ को, उसको आइडेंटिफाई किया, सर्वे, मैपिंग, सारी प्रोसेस की, एज वेल एज सेकेंड उस पर स्टेप पे हमने क्या किया कि कौन सी स्किल्स हमको चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी हमको निकालने के लिए या एक्सेस करने के लिए चाहिए, साथ ही साथ किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब हमने सेकेंड स्टेप में दिया. अब इसके बाद जब हम रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, अब उन रिसोर्सेज को हमारे नेशनल डेवलपमेंट के प्लान के साथ में मैच करना. ओके, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ द थर्ड स्टेप कि उनको किस तरीके से हम अपनी जो नेशनल डेवलपमेंट की जो एक थीम है उसको फुलफिल करने के लिए कैसे और कहाँ यूज़ करेंगे, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट. So as now we have discussed about the resource planning, okay, as well as the resource planning steps, okay, resource planning in India. So now we can see that availability of resources is a necessary condition for the development of any country, for any reason. किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी रीजन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी. ओके, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो भी हमको पता चलेगा कि जितने भी हमारा जब ये कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा था, ओके, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई, उन लोगों ने जो रिसोर्सेज में रिच थे उन एरियाज़ को अपनी कॉलोनीज बनाया. ओके, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के पास में रिसोर्सेज हैं तो ही वो अपने आप को डेवलप कर सकता है. ओके, सो वी कैन से फॉर द रिसोर्स डेवलपमेंट apart from, but now we can say for the resource development apart from availability of the resources, now that technology, the quality of the human resource as well as historical expenses are also required. हमने पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले तो हमारे पास में रिसोर्सेज होने चाहिए किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए.
ओके, इन्हीं पर पुराने समय में हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लड़ाइयाँ भी इसी वजह से ही, रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए। ओके, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज का होना ये ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ बेस्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है ये भी कंपलसरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास में एक्सपीरियंसेस होने चाहिए कि हम किस रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं या कहाँ पे हमसे कोई गलती हुई थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था और जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, दैट ह्यूमन बीइंग इज़ अ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है बच्चों, लेकिन कब? जब वो वेल क्वालिफाइड होगा, वेल स्किल्ड होगा, ओके, वेल फ्रेंडली होगा, किस चीज़ के साथ में? टेक्नोलॉजीज़ के साथ में। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग वेल लिटरेट है, वेल स्किल्ड है, वेल ट्रेन्ड है, तो ही वो किस में काउंट होगा? रिसोर्सेज में। अदरवाइज वो सिर्फ एक भीड़ की तरह है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया एक इकलौता ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास 65% यूथ हैं, ओके, लेकिन फिर भी हम डेवलप्ड नेशन में नहीं आते। उसकी वजह यही है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अभी तक फुली डेवलप्ड नहीं है। अभी भी हम पूरी तरीके से वेल स्किल्ड, वेल ट्रेन्ड नहीं है। ओके, जब हम वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड, वेल ट्रेन्ड होंगे तभी हम एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें ये रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। ओके, अब इसके साथ में अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स आपके रिसोर्सेज का या संसाधनों का हम बचाव कैसे करें, उनको बचा के कैसे रखें, उनको एक्सप्लॉइट होने से, ओवर एक्सप्लॉइट होने से कैसे बचाएं। ओके, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ के पास में, ओके, अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, व्हाट ही सेड दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। इट मीन्स कि हमारी अर्थ पर, ओके, सबकी ज़रूरत के लिए बहुत है। ठीक है, अगर हमको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं तो यहाँ सबकी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, इतना है हमारी मदर नेचर के पास। बट अगर किसी के लालच की बात की जाए तो एक इंसान का लालच भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इट में सबकी ज़रूरत के लिए बहुत है रिसोर्सेस, बट किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास में रिसोर्सेस कभी भी पूरे नहीं पड़ते। ओके, सो दिस इज़ द मेन थिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड resources. Okay, here we are discussing about the conservation of resources. Conservation it means बचाना, resources को बचाना। तो हम सबसे बड़ी बात अगर देखें तो resource conservation it means उसको किस चीज़ से बचाना है? हमको over exploitation से हमको बचाना है, irrational consumption से बचाना है, over utilization से बचाना है। okay? जिससे कि socio economical problems raise ना हो। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, ऐसा हम उनको फ्रेंडली वे में सारे रिसोर्सेज को यूज़ करें। ओके, सो दिस वाज अबाउट द लैंड कंजर्वेशन। नाउ आवर अनदर टॉपिक इज इट इज़ अबाउट द लैंड रिसोर्सेज। ओके, सो एज यू नो व्हाट आर द लैंड रिसोर्सेज? इट मीन्स द अपरमोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर हम चल फिर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, रोड वगैरह या ट्रैक्स वगैरह सारी चीज़ें बना सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये लैंड रिसोर्स है। ओके, एज यू नो दैट वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
ओके। तो लैंड रिसोर्सेज का हम यूज़ कैसे करते हैं, किन सब चीज़ों के लिए करते हैं, अपनी जितनी भी जो इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, इट मीन्स जिनसे हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए इसका यूटिलाइज करते हैं। साथ ही साथ ये किन चीज़ों को सपोर्ट करता है, ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। जितने भी हमारे पेड़ पौधे जंगल हैं, ये सब भी लैंड रिसोर्सेज की वजह से हैं। वाइल्ड लाइफ, इट मीन्स जंगली जो जीव हैं, ओके, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इवन हमको भी रहने के लिए लैंड ही चाहिए, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और सारी की सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इसके साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए भी, चाहे आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक्स हो या वो रोड हो, ओके, इन सब के लिए भी हमको लैंड की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी लैंड रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि सब जगह पे हर जगह पे आपको अलग अलग मोबाइल कंपनीज़ के टावर्स दिख जाते हैं, जिनसे सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ओके। साथ ही साथ आपके जितने भी डाटा केबल्स जो बिछाई जाती हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब के लिए भी हमको ज़रूरत है लैंड रिसोर्सेज की, ओके। ये सारी चीज़ों की हमको, लैंड रिसोर्सेज की हमको इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब जैसा कि आप यहाँ पे एक फिगर में देख सकते हैं, ओके, मीन्स द टॉपिक ऑफ दिस फिगर इज इंडिया लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। तो सबसे पहले तो हम जैसा कि जानते हैं कि अगर हम कहीं पे भी आसपास में देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे इंडिया में बेसिकली हमारा जो लैंड है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, ओके। आप इस फिगर में भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 कैटेगरीज में हमारा लैंड डिवाइडेड है। एक है सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो किसका है, प्लेन्स का। यहाँ पे प्लेन्स आप कितना देख सकते हैं, ये है आपका 43%। ये आपका क्या है, प्लेन एरिया, ओके। प्लेन एरिया कितना है आपका 43%, ओके। सो ये आपका क्या हो गया, प्लेन्स का एरिया हो गया, ये हो गया 43%। उसके बाद सेकंड आपका आता है प्लेट्यू रीजन, ओके। ये है आपका प्लेट्यू रीजन, ओके। तो प्लेट्यू रीजन हमारा कितना है, सॉरी, ये सेकंड आपका आ जाता है 43% के बाद में सेकंड आपका आता है माउंटेनियस रीजन। तो हमारे इंडिया में 30% एरिया कैसा है, माउंटेन्स का रेंज है। उसके बाद 27 की अगर हम बात करें, 27% हमारे इंडिया में क्या है, प्लेट्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेट्यू रीजन ही वो एरियाज़ हैं जो ज़्यादातर मिनरल्स में रिच हैं, चाहे हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें या फिर छोटा नागपुर के प्लेट्यू की बात करें। हर जगह पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि प्लेट्यू रीजन्स हमारे मिनरल्स में रिच हैं, ओके। एंड नाउ वी विल डिस्कस that how we are utilizing the land resources in India, okay. It means we will discuss about the land utilization. यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि लैंड को किन किन पर्पस के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम फॉरेस्ट के लिए लैंड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन, ऐसे एरियाज़ भी हैं जो बैरन हैं, जो वेस्ट हैं। साथ ही साथ ऐसे एरियाज़ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ऐसे एरियाज़ जिनमें हम कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते। ये कौन से हो जाएंगे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, जहाँ हम रोड बनाते हैं या फिर जहाँ हम फैक्ट्रीज़ को बनाते हैं। ये एरिया किस में आ जाएंगे, ये एरिया आ जाएंगे लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ओके। तो ये यहाँ पे इन एरियाज़ में हम क्या नहीं करते, इन एरियाज़ में हम खेती बाड़ी नहीं करते, ओके। उसके बाद थर्ड आ जाता है, ये क्या चीज़ है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पहला इसमें आता है आपका परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। पॉस्चर लैंड्स क्या होते हैं, या ग्रेजिंग लैंड्स जो चारागाह होते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पे बड़े बड़े मैदान खाली रहते हैं, स्पेशली हिली एरियाज़ में भी आप देखेंगे या राजस्थान में भी देखेंगे। तो बड़े बड़े एरियाज़ खाली छोड़ दिए जाते हैं, किसके लिए, जिससे जानवर उनमें चर सके। उसमें जो भी वेजिटेशन उगता है उसको जानवरों के चारे के रूप में यूटिलाइज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बी है आपका लैंड अंडर मिसलेनियस
ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स. ओके, इट मीन्स ऐसे एरियाज जो ट्री कल्टिवेशन के लिए यूज़ होते हैं. ओके, या फॉरेस्ट पे आप देख सकते हैं, या फिर ग्रोव्स जहाँ पे किसी चीज़ के बागीचे वगैरह भी लगा दिए जाते हैं. ठीक है, ये सब कैसे हैं? ये हर साल हम इनको नेट सोन एरिया में नहीं दिखा सकते, या कल्टिवेटिंग लैंड में इनको काउंट नहीं कर सकते. उसके बाद कल्चरेबल वेस्टलैंड्स. कल्चरेबल वेस्टलैंड इट मीन्स ऐसे वेस्टलैंड्स जिनको 1 से 5 साल तक के जो 5 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए जिनको हम खाली छोड़ देते हैं, जिन पे हम 5 साल तक या उससे ज़्यादा समय तक भी खेती नहीं करते, ये एरियाज़ आपके कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स में आ जाते हैं. इनके साथ ही अब आपके आते हैं फैलो लैंड्स. इनमें 2 कैटेगरीज हैं, करंट फैलो लैंड्स एज वेल एज अदर देन करंट फैलो लैंड्स. करंट फैलो लैंड्स कौन से होते हैं? जिनको पर्टिकुलर छोटे से टाइम के लिए खाली छोड़ा जाता है. हो सकता है कि 1 साल से कम टाइम के लिए खाली छोड़ा जाए, या एक फसल के लिए खाली छोड़ दिया जाए, तो ये करंट फैलो लैंड होते हैं. किसी कारण वजह से हम उसमें खेती ना कर रहे हों. और अदर देन करंट फैलो लैंड कौन से होते हैं? जो 1 से लेके 5 साल तक खाली छोड़ दिए जाते हैं. ओके, ऐसे लैंड्स आपके अदर देन करंट फैलो लैंड्स की कैटेगरी में आते हैं. अब 5वां कैटेगरी इसमें क्या आ जाती है लैंड यूज पैटर्न की? वो है आपकी नेट सोन एरिया. लैंड यूटिलाइजेशन में इसको हम काउंट करते हैं नेट सोन एरिया. वो क्या होगा आपका? एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉस क्रॉप्ड एरिया. इट मीन्स 1 साल में 1 से ज़्यादा बार जिस एरिया पे हम बीज बोते हैं या खेती करते हैं, वो आपके किस में आता है? नेट सोन या ग्रॉस क्रॉप्ड एरियाज में उनको काउंट करते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. सो एज वी नो that in any region the use of land is determined by both by the physical and the So now we will discuss about the land use pattern in India. As we know that for the utilization of the land, physical as well as human factors are responsible. So here we will discuss about all those things. Physical features, first of all we will discuss about the physical features. It means जो भौगोलिक कारण है हमारे, ठीक है, किसी भी एरिया की टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ये सब चीज़ें उसके यूटिलाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं. इट मीन्स टोपोग्राफी, इट मीन्स जो उसका कह सकते हैं कि कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे आपके पठार हैं या प्लेन एरिया है. तो आपने देखा होगा जैसे कि पहाड़ी एरियाज़ में पॉपुलेशन कम होती है. ओके, और जितने भी जो प्लेन एरियाज़ हैं हमारे, जैसे नॉर्दर्न प्लेन के जो एरियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं. और उसके बाद में प्लेट्यू एरियाज़. ओके, फिर किसी भी जगह की क्लाइमेट जितनी ज़्यादा सूटेबल होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, ना ज़्यादा हार्श होगी, ना ज़्यादा कह सकते हैं कि ना ज़्यादा कोल्ड होगी, ना ज़्यादा ठंडी होगी, तो वो भी सपोर्ट करती है. ठीक है, उसके अलावा सॉइल टाइप, जहाँ पे रिच मिनरल्स के साथ में सॉइल होगी, जहाँ पे कह सकते हैं कि फर्टिलाइज सॉइल होगी, वहाँ पे भी ह्यूमन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी या उस लैंड का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा. उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं लैंड यूज़ करने के लिए, वो हैं आपके ह्यूमन फैक्टर्स या ह्यूमन पॉपुलेशन कह सकते हैं. डेंसिटी, टेक्नोलॉजी या कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं. इट मीन्स जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ लैंड्स का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा. टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा कैपेबल है कोई स्टेट, उतना ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ होगा या लैंड्स का यूज़ होगा. साथ ही साथ वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, उसके हिसाब से भी लैंड्स को यूज़ किया जाता है. ओके, सो अगर हमारे पास अगर देखें इंडिया का, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का, जिसमें से लगभग कह सकते हैं कि हमारे पास में 93% एरिया
वो किसके लिए अवेलेबल है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा लैंड यूज़ पैटर्न में स्पेशली आता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम किन किन जगहों पे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी भी यहाँ देखिए इन फिगर्स में भी कि हम फॉरेस्ट, बैरन लैंड या फिर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, एरिया अंडर miscellaneous, okay, yeah, or we can say that which are used for the cultivating the trees, crops, or the groves. Okay, so these for all these things what we are doing, we are using the land. Okay, as well as for the we can divide it in few more points like cultural wastelands, ऐसे wastelands जो 5 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए भी उनको खाली छोड़ दिया जाता है या जिनको अक्सर खाली छोड़ा जाता है। उसके अलावा fallow other than current fallow, okay, and current fallows, that's on all these things we have discussed, children, recently. Okay, now here we will discuss about the land degradation and the conservation. We will discuss about the topics, we will discuss about the factors which are responsible for the land degradation. अगर हम बात करें land degradation की, then we know that who are responsible for land degradation. Okay, land degradation की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमारी बहुत सारी ह्यूमन बीइंग ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओके, all the human activities like here also you can see, okay, the human activities like afforestation, lack of proper management of grazing. Okay, या कह सकते हैं कि हम जो बहुत सारा जो ग्रेजिंग एरिया जो छोड़ देते हैं वो So here we are just discussing about the human activities. So we have discussed about the deforestation, overgrazing, as well as we can see the mining. Okay, deforestation it means cutting off the trees, cutting off the forest. Overgrazing it means बहुत ज़्यादा जो So here we are just discussing about the human activities. So we have discussed about the deforestation, overgrazing, as well as we can see the mining. Okay, deforestation it means cutting off the trees, cutting off the forest. Overgrazing it means बहुत ज़्यादा जो पशु जितने भी जो जगह है एरिया जोन में जब चलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का जो अपर लेयर है वो उससे स्पॉइल होता है, उससे डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, माइनिंग जो खदान है जिनसे मिनरल्स निकाले जाते हैं, माइनिंग की वजह से भी हमारा अर्थ क्रस्ट खराब होता है, क्वेरिंग मिनरल्स को निकालना। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बीइंग की जिनकी वजह से अर्थ को या लैंड को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप देख सकते हैं हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो कि जितने भी जो माइनिंग साइट्स हैं, ओके, जो माइनिंग साइट्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे आप एरियाज़ देख सकते हैं झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, एमपी, उड़ीसा, इन सब एरियाज़ में आप जानते हैं कि ये एरियाज़ मिनरल्स में बहुत रिच हैं, लेकिन माइंस की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी हम माइनिंग करते हैं उसके बाद हम बहुत सारे सीवियर स्कार्स छोड़ देते हैं माइंस के। ओके, लैंड हमारा ऐसे ही वेस्ट फिर वो रह जाता है एक बार मिनरल्स निकलने के बाद। ऐसे ही आप देख सकते हैं ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम आपको राजस्थान में दिखेगी, जिसकी वजह से वहाँ कह सकते हैं कि पूरा जो सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड स्पॉइल हो रहा है या सॉइल स्पॉइल हो रही है। और कुछ एरियाज़ में कई बार देखा जाए तो मिनरल प्रोसेसिंग की वजह से भी हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो लैंड रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हम नदियों में डाल देते हैं या आसपास के लैंड्स पे बिखरा रहता है,
या बहा देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन का कारण है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड कंजर्वेशन मेथड्स, कि हम लैंड को कैसे कंजर्व करें, लैंड को कैसे बचाएं. तो जैसा हमने जो पॉइंट्स हमने लैंड डिग्रेडेशन के लिए हमने डिस्कस किया, उसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन. इट मीन्स बहुत सारे पेड़ लगाएंगे, जंगल लगाएंगे. देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो चारागाह हैं, हमारे पॉस्चर लैंड्स हैं, उनका प्रॉपर हम मैनेजमेंट करें. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेथड है उसको कंजर्व करने का. उसके बाद प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स. ओके, then stabilization of the sand dunes by growing thorny bushes. रेगिस्तान के एरियाज में जहाँ दूसरा कोई वेजिटेशन नहीं होता, वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ लगाकर भी हम रेत के जो सैंड ड्यून्स है, जो रेत के जो टीले हैं, उनको उड़ने से एक जगह से दूसरी जगह जाने से बचाएं. ठीक है, और कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ को रोक कर भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि प्रॉपर डिस्चार्ज एंड द डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके, सो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, फॉर टुडे दिस मच इज इनफ. ओके, आज हमने so in our next video we will discuss about the soil resources. Till then, you just revise your chapter, read your chapter carefully and search your queries, so that in next video we will solve it. Till then, bye bye.